पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महर्षि पाणिनि को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से और उनकी कृति को घर घर में पहुंचाने के विशिष्ट उद्देश्य से अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध संस्था महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा जी की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 सत्रीय पाणिनि अष्टाध्यायी के अध्यापन वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 56वां व्याख्यान है। 26 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन है। आज हम सूत्रों का भी विमर्श करेंगे और थोड़ी रूप सिद्धि की प्रक्रिया भी देखेंगे। आज सबसे पहले हम अथ चतुर्थो अध्याय अथ शब्द का उच्चारण करके चौथे अध्याय को पढ़ने का मंगलाचरण कर रहे हैं और ये चौथे अध्याय में हमारा जो प्रवेश हो रहा है वो हमको एक विशिष्ट सौभाग्य भी प्रदान कर रहा है, जिसकी चर्चा, जिसका उदाहरण इस वर्ग के अंत में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में ज्ञा प्रातिपदिका ये पहला सूत्र है। इस सूत्र के स्मरण के साथ हमें यह भी स्मृति में रखना है कि चौथे अध्याय से पहले जो तीसरा अध्याय था उस तीसरे अध्याय में धातुओं का अधिकार प्रवर्तित हो रहा था, अर्थात धातु से लगने वाले प्रत्ययों का पूरा प्रकरण तीसरा अध्याय है। अब चौथा अध्याय शुरू हुआ है तो वहां धातुओं का अधिकार रुक गया है और एक नया अधिकार शुरू हो रहा है, ज्ञाप प्रातिपदिकात्। वर्तमान संदर्भ में हम इन दोनों व्यवस्थाओं को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हम अहमदाबाद से गांधीनगर जाने के लिए निकले तो सरकार ने एक हद बनाई हुई है, वहां हेडिंग बोर्ड लगा रहता है, अहमदाबाद का अधिकार पूरा, अब गांधीनगर का अधिकार शुरू हुआ। तो अहमदाबाद वाले हमारा धन्यवाद कर देते हैं और गांधीनगर वाले हमारा स्वागत करते हैं। ठीक वैसी ही प्रक्रिया यहाँ है। धातुओं को हम धन्यवाद कर देते हैं और ज्ञा प्रातिपदिका ये हमारे स्वागत के लिए लिखा हुआ सूत्र है। अब चौथे और पांचवें दोनों अध्याय में ज्ञा प्रातिपदिका ये अधिकार चलता रहेगा। तो इस छोटी सी प्रस्तावना के साथ ही चौथे अध्याय के प्रथम पाद के सूत्रों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने इस अध्यापन सत्र में व्यवहार रखा है
कि लाल रंग वाले सूत्र हम पढ़ेंगे, काले रंग वाले सूत्रों को भी हम संभाल करके रखेंगे। तो ज्ञा प्रातिपदिकार, फिर ये सूत्र है स्वौजस्मौ छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस गसोसाम ज्ञो सुप। सूत्र के रूप में भी हमें इसे स्मरण में रखना है और अलग अलग सु औ जस अम औ सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप। तो ये इतना तो स्मरण करना ही है। तिप्तस जी वाले 18 और ये सु औ जस 21। उसके बाद स्त्रियां जात्य तष्टा ऋण्येभ्योगी उगितश्च। फिर हम आगे इसी तरह से चौथे अध्याय के पहले पाद के सूत्रों को आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। वयसी प्रथमे द्विगो हो, उसके बाद सीधा पत्युर्नो यज्ञ संयोगे सिद्ध गौरादिभ्यश्च। वो तो गुण वचना पुण्योदाख्यायाम इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम अनुक जातेर स्त्री विषयादयोपधात तद्धिताः युनस्तीः समर्थानां प्रथमाद्वा प्रागदिव्योतोण अश्वादिभ्यो अण अश्वपत्यादिभ्यश्च। और फिर दित्यादित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः उत्सादिभ्यो अण तस्यापत्यम एको गोत्रे गोत्राद्युन्य स्त्रियाम अतई बाहुवादिभ्यश्च। और गर्गादिभ्यो ये शिवादिभ्यो अण स्त्रीभ्यो ढक क्षत्राद्ध क्षत्राद्घः कुलाद्खः अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम जीवती तु वंशे युवा और ते तद्राजा। इन प्रमुख प्रमुख सूत्रों को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार इस पाद में कुल मिलाकर के 178 सूत्र हैं। इनको हम इन सूत्रों में जो विषय प्रस्तुति हुई है उस विषय प्रस्तुति में सबसे पहला सूत्र है ज्ञा प्रातिपदिकात्। ये अधिकार सूत्र है और इसका क्षेत्र चौथा और पांचवा अध्याय है। अर्थात चौथे और पांचवें अध्याय में ज्ञा प्रातिपदिकात् का अधिकार रहेगा, बड़ा अधिकार क्षेत्र है, 2 अध्यायों को कवर करता है। उसी के अंतर्गत इस पाद में एक सूत्र आने वाला है स्त्रियां। इसका भी एक छोटा सा अधिकार है। ये पूरा होगा कि तुरंत तद्धिताः अधिकार शुरू हो जाएगा और ये तद्धिताः का अधिकार भी चौथे पांचवें अध्याय की समाप्ति तक रहेगा। और इस तद्धिताः के अधिकार क्षेत्र में ही समर्थानाम प्रथमाद्वा और प्राग दिव्योतोण ये 2 विशिष्ट सूत्र आएंगे। वो तद्धित प्रक्रिया की समझ देने वाले सूत्र हैं। तो हम इन सूत्रों को भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये केवल मात्र चौथे अध्याय के प्रथम पाद का संक्षिप्त परिचय था। अब हम अपनी योजना के अनुरूप पहला सूत्र पढ़ते हैं
ज्ञाप प्रातिपदिकात्। इस सूत्र का प्रकार अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का अपने स्थान में कोई अर्थ नहीं होता, केवल मात्र पद संकीर्तन होते हैं, पदों का पाठ हो जाता है। और दूसरी बात के रूप में अधिकार के क्षेत्र का स्मरण कर लेते हैं। बस ये दो बात यहां पर भी आएगी। तो ज्ञाप और प्रातिपदिक, इसके बीच में समाहार द्वंद्व समास है, इसलिए एक वचन है। यद्यपि घी, आप और प्रातिपदिक तीन वस्तुएं हैं, पर तीनों को ध्यान में रख करके बहुवचन का प्रयोग किया होता तो इतरेतर द्वंद्व समास होता। क्योंकि एक वचन का प्रयोग किया है तो एकवद भाव समाहार में होता है, इसलिए हम भी यहां समाहार समास मानेंगे। सूत्र का अर्थ है, अधिकार सूत्र है इसलिए कुछ अर्थ नहीं होता। अधिकारो यम, यह अधिकार सूत्र है। पंचमाध्याय परिसमाप्ते है, पांचवे अध्याय की समाप्ति तक ये अधिकार जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस सूत्र के बाद चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में जहां कहीं पर भी प्रत्यय का विधि किया जाएगा, वो प्रत्यय ज्ञाबंत से आएंगे। ये थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, इसको मैं सुधारूंगा। अथवा आबंत से आएंगे अथवा प्रातिपदिक से आएंगे। तो इतो अग्रे ज्ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति। ज्ञन्त, गी अंत, घी, आबंत, आप अंत, और प्रातिपदिक तो संज्ञा है जिससे आप परिचित हो ही गए। फिर भी हम स्मरण कर लेते हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले भी दो सूत्र हैं। एक सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, पहले अध्याय के दूसरे पाद में। यह सूत्र अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है धातु और प्रत्यय को छोड़ करके। और इसके नीचे दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। वह सूत्र कृत प्रत्यांत शब्दों की, तद्धित प्रत्यांत शब्दों की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो जिसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो सारे प्रातिपदिक संज्ञक शब्द इस अधिकार के नीचे कहे हुए प्रत्ययों को प्राप्त करेंगे। उन प्रातिपदिकों से इस अध्याय में कहे गए प्रत्यय जुड़ते रहेंगे। कब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए एक ही उत्तर है, विवक्षा के अनुसार जुड़ेंगे। वक्ता अपनी विवक्षा के अनुसार प्रातिपदिक ले आएगा और उस प्रातिपदिक से वक्ता जिसको कहने की इच्छा रखेगा उस अर्थ के संदर्भ में उस अर्थ वाले प्रत्यय होते रहेंगे। तो शास्त्र तो एक्स प्रातिपदिक से वाय संदर्भ में जेड प्रत्यय होता है ऐसा ही कहेगा, पर वो लागू कहां पड़ेंगे? तो उसका उत्तर है वक्ता विवक्षा करके आएगा, उसके अनुरूप लागू पड़ेंगे। आज एक दो उदाहरण के संदर्भ में ये बात फिर से भी हम विचारेंगे। तो बस इस सूत्र का
अर्थ इतना ही है कि इसके नीचे 3 पदों की उपस्थिति रहेगी प्रत्येक सूत्र में, गी, आप और प्रातिपदिक। ध्यान रखना है कि ज्ञाप में गी तथा आप इन 2 प्रत्ययों का समावेश होता है। गी ये एक प्रत्यय नहीं है, पर गिप ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। गिप, गिश, गिन, इन तीनों का पहला पहला गी रूप है। तो इस गी के पीछे 3 गीश पड़े हुए, इसमें एक गीप है अ इत संज्ञा वाला, दूसरा श इत संज्ञा वाला, तीसरा न इत संज्ञा वाला। अब आप परिचित हो गए, इसलिए इस गी के 3 स्वरूपों का मैं दर्शन आपको कराऊं तो गी पित्त भी है, शीत भी है और नित भी है। तो इस गी रूपी देवता में 3 शक्तियां, 3 नाम हमको दिखाई दे रहे, पित्त, शीत और नित। ऐसे ही आप भी ताप, डाप और चाप इनका निर्देश करने वाला शब्द है। यहां पर भी वही बात है, ताप में ट की संज्ञा हो गई, डाप में ड की संज्ञा हो गई, चाप में च की संज्ञा हो गई, तो आप बचा। इस आप में भी 3 स्वरूप है, एक तो टित स्वरूप है, दूसरा नित स्वरूप है और तीसरा चित्त स्वरूप है। तो देखिए, आचार्य पाणिनि ने व्याकरण की संरचना करते समय ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो उपाय, ये जो तंत्र व्यवस्था बनाई है, वो अपने आप में अद्भुत है। बन गई है, हम उसको देख रहे हैं इसलिए सरल है, पर बनाने वाले ने इसके लिए क्या क्या सोच की होगी, वो भी कभी कभी अपने को विचारना चाहिए। और उस विचार के संदर्भ में पाणिनि के महिमा को अनुभव करने का, समझने का उपक्रम करना चाहिए। और ये गी और आप दोनों स्त्रीत्व के बोधक प्रत्यय है, ये बात भी आपको याद रखनी है। एकदम टेक्निकल रूप से मैं भाषा का प्रयोग करूं तो स्त्रियां इस सूत्र के अधिकार के नीचे जो सूत्र आएंगे, उन सूत्रों में गीप, गीश, गीन, टाप, डाप, चाप इत्यादि प्रत्ययों का विधान किया गया है। और ज्ञा प्रातिपदिका सूत्र में तीसरा शब्द प्रातिपदिक भी है। तो आशय है इसका कि प्रातिपदिक के साथ साथ ज्ञाबंत से भी आगे के प्रत्यय होंगे, गी अंत वालों से भी और आप अंत वालों से भी आगे के प्रत्यय होंगे। पर इस स्थिति में भी एक बात याद रखनी है कि सामान्य रूप से अज जैसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा है। इस अज प्रातिपदिक से यदि आप स्त्रीत्व की विवक्षा करने लगेंगे तो टाप प्रत्यय हो जाएगा और टाप प्रत्यय होकर के अजा शब्द सिद्ध होगा। इसी अज को प्रातिपदिक संज्ञक मान करके स्त्रीत्व को कहने की विवक्षा नहीं करेंगे तो सु औजस, अम औजस इत्यादि 21 प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक बात आपको याद रखनी है, अज की प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, इस प्रातिपदिक संज्ञा के बाद फल के रूप में स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय भी आएगा और सु औजस विभक्ति प्रत्यय भी आएंगे।
इतनी बात याद रखने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अज की प्रातिपदिक संज्ञा की उसके फल के रूप में टाप प्रत्यय हो गया तो अजा शब्द बन गया। तो अजा की वापिस प्रातिपदिक संज्ञा करने की जरूरत नहीं है। अब ये अजा प्रत्यय, अजा शब्द ज्ञाबंत हो गया, घी अंत वाला आप अंत वाला हो गया, इसलिए उसको आबंत मान करके भी क्या प्रातिपदिकात के नीचे कहे हुए सारे प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे। तो इस व्यवस्था को भी चित्रात्मक दृष्टि से आपको याद रखना है। आपकी आंखों के सामने में एक छोटा सा चित्र आकारित करने का प्रयत्न करता हूं। एक मूल स्थान है, उसमें से दो प्रवाह निकल रहे हैं। एक प्रवाह लंबा है, दूसरा प्रवाह एकदम टूंका है, छोटा है। मूल स्थान से कोई शब्द चलेगा तो वो छोटे प्रवाह में जाएगा और उस प्रवाह में जाकर के वो स्त्री प्रत्यय प्राप्त कर लेगा और फिर वापिस आकर के बड़े प्रवाह में आ जाएगा। तो कैसी घटना हमारे सामने आ रही है? मूल स्थान से एक शब्द निकला, छोटे लघु प्रवाह में गया, वहां जाकर के वो स्त्री प्रत्यय प्राप्त करके वापिस आया और बड़े प्रवाह में बहने लगा। इस बड़े प्रवाह में 21 प्रत्यय और भी तद्धित प्रत्यय होते रहे। दूसरा एक शब्द था, वो भी केंद्र से निकला, वह छोटे प्रवाह में गया ही नहीं, सीधा ही बड़े प्रवाह में आ गया। तो जब बड़े प्रवाह में आ गया, छोटे प्रवाह में गया नहीं, तो ऐसे शब्द को हम किस रूप से देखेंगे? पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के रूप में देखेंगे। या तीसरे शब्द वो देखेंगे जो जन्मना स्त्रीत्व का अर्थ लेकर के सिद्ध हुए। जैसे कि हमने धातु के अधिकार के अंतर्गत स्त्रियाम तीन ऐसा एक सूत्र पढ़ा कि धातु मात्र तीन प्रत्यय होता है। क्री धातु तीन प्रत्यय हुआ, शब्द बना कृति, भूति इत्यादि। तो जो कृति शब्द है वो धातु से ती प्रत्यय स्त्री अर्थ में ही हुआ है। वो इस केंद्र में बैठा होगा तो उसको स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय की प्राप्ति के लिए उस छोटे से प्रवाह में नहीं जाना है, सीधा बड़े प्रवाह में आ जाना है। इसको 21 प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे और तद्धित के दूसरे प्राप्त हो जाएंगे। विद्या शब्द है, वो भी विद धातु से य प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में विद्या बन गया। ऐसे विद्या शब्द को भी इस छोटे प्रवाह में जाने का सौभाग्य नहीं मिलता, वहां जाना ही नहीं होता उसको, वो केवल मात्र बड़े प्रवाह में आ जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि चौथे अध्याय का और पांचवें अध्याय का जो प्रत्यय विधि है, दो प्रवाहों में बह रहा है। एक प्रवाह छोटा है, उस प्रवाह में मात्र और मात्र स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय होते हैं, पर उस प्रवाह में जाकर के स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय प्राप्त करके शब्द वापिस केंद्र में आता है और बड़े प्रवाह में बहने लगता है। सार रूप से कहें तो
छोटे प्रवाह में गया हुआ शब्द डिक्शनरी तक सीमित रहता है। यदि उस पद को, उस शब्द को भाषा में प्रयुक्त होना है तो बड़े प्रवाह में आना ही पड़ता है। इसलिए अज शब्द से अजा बनाने के लिए हम छोटे प्रवाह में गए। स्त्रियाम सूत्र के अधिकार के नीचे आने वाले सूत्रों में हम गए, टाप प्रत्यय कर लिया, अजा शब्द बना लिया। वो अजा शब्द वापिस केंद्र में आया और बड़े प्रवाह में तैरने के लिए आ गया तो उसको अजा अजय अजाहा, अजाम अजय अजाहा इत्यादि 21 प्रत्यय भी प्राप्त हुए और तद्धित प्रकरण में कहे हुए तद्धित प्रत्यय भी प्राप्त हो गए। तो एक छोटी सी रूपरेखा चौथे और पांचवें अध्याय की एक डिजाइन मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इतनी बात कहने के साथ साथ दूसरा सूत्र आया, स्वजस्मौट। इसमें सूच औच इसका पाठ करने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र आप देख लीजिए। च इसलिए रखा है कि ये द्वंद्व समास है। सूत्रकार ने प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद रखा है, इसलिए समाहार द्वंद्व मानना पड़ेगा। ऊपर से ज्ञा प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आ रही है, अधिकार आ रहा है, और प्रत्यय परस्य का अधिकार भी आ रहा है। हम धातुओं के अधिकार से बाहर निकल गए। प्रत्यय और परस्य ये अधिकार तो तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय, तीनों अध्याय में रहने वाले। इसलिए प्रत्यय और परस्य ये दो अधिकार सूत्र भी साथ साथ चलेंगे। सूत्र का अर्थ है ज्ञाबंतात प्रातिपदिकात च सुऔजस इत्यादि 21 प्रत्यय होते हैं। सुऔजस कितने प्रत्यय हैं? 21। किन किन से होते हैं? तो गी अंत वाले शब्दों से, आप अंत वाले शब्दों से और प्रातिपदिकों से। तो मैंने अभी जो बात की ना, प्रातिपदिकों का प्रवाह लंबा है, गंगा के जल की तरह है, हिमालय से निकलेगा और समुद्र में चला जाएगा। और गी अंत वाले और आप अंत वाले प्रवाह में एकदम छोटा सा हिस्सा है। केंद्र में से कोई शब्द निकलेगा, इस छोटे प्रवाह वाले प्रवाह में जाएगा, गी प्रत्यय लेकर के वापिस लौट आएगा या आप प्रत्यय लेकर के वापिस लौट आएगा, और गी और अंत वाला बन करके वापिस सुऔजस प्रत्ययों वाले लंबे प्रवाह में दाखिल हो जाएगा। यहां ये बात याद रखनी है, किसी भी ज्ञाबंत, आबंत या प्रातिपदिक से ये 21 प्रत्यय एक साथ नहीं होते हैं, बल्कि एक एक करके होते हैं। अब प्रश्न होता है कि कौन सा प्रत्यय कब होगा? तो इसका उत्तर है वक्ता की विवक्षा के अनुसार एक एक करके प्रत्यय होगा। इस विषय में व्याकरण शास्त्र अपना कोई नियमन नहीं रखता है, सारी बात वक्ता की विवक्षा पर है। वक्ता यदि चाहेगा कि मुझे घसी प्रत्यय करना है तो घस प्रत्यय हो जाएगा, वक्ता यदि चाहेगा मुझे औ प्रत्यय करना है तो औ हो जाएगा। ये बात भी याद रखनी है। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में इसको फिर से हम स्मरण करेंगे। की प्रत्यय वाला रूप था कुमारी। फिर से मैं आपको याद करा दूं तो मूल शब्द तो कुमार था, वो निकला एक छोटे से प्रवाह में जाने के लिए और कुमारी बन करके वापिस आ गया, और वापिस आकर के फिर प्रातिपदिक के नीचे के प्रातिपदिक वाले प्रवाह में आ गया। यहां उसको 21 प्रत्यय भी मिलेंगे और तद्धित के प्रत्यय भी मिलेंगे। तो कुमारी, कुमारियौ, कुमारियः,
गीप, गौरी गौर्यौ गौर्यः, गीन। भाषा में ये सब इकारांत शब्द है, इनके सब रूप समान चलते हैं। व्याकरण ने इस कुमारी को पित्त रखा, गौरी को शित रखा और सांगरवी को नित रखा। ये व्याकरण की अपनी व्यवस्था है। इसका लाभ कहां और किस तरह से मिलता है ये हम आगे देखेंगे। खट्वा, बहुराजा, कारिश गंध्या, ये भी सब आकारांत शब्द है, एक जैसे लगते हैं। व्याकरण की दृष्टि से खट्वा ये टित है, बहुराजा ये डित है और कारिश गंध्या ये चित है। इस तरह से आपको व्याकरण की प्रक्रिया को देखते रहना है, विचारते रहना है, समझते रहना है। प्रातिपदिक से भी प्रत्यय होंगे तो दृशद, दृशदौ, दृशदः अथवा रामः, रामौ, रामः। इसके बाद तीसरा सूत्र आया स्त्रियाम, ये भी अधिकार सूत्र है। इसका कार्य क्षेत्र है समर्थानाम प्रथमाद्वा, सूत्र से पहले पहले, अर्थात इस तीसरे सूत्र से लेकर के 81वें सूत्र तक स्त्रियाम का अधिकार चलेगा। तो इस सूत्र पर कोई विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इसके बाद जिस सूत्र को हम पढ़ेंगे उस सूत्र में स्त्रियाम का अधिकार रहेगा, अर्थात समर्थानाम प्रथमाद्वा से पहले पहले 81वें सूत्र तक जितने भी सूत्र आएंगे वो स्त्री अर्थ में अमुक अमुक प्रत्यय करते रहेंगे। गीप करेंगे, गीश करेंगे, गीन करेंगे, टाप करेंगे, डाप करेंगे, चाप करेंगे, ऐसे ही प्रत्यय करते रहेंगे। तो आइए आज उनमें से एक प्रत्यय का विधि करने वाला सूत्र भी पढ़ते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात, टेक्निकल बात ध्यान रखने की है कि स्त्रियाम, इसका अधिकार 81वें सूत्र तक जाएगा, पर इन सूत्रों में ज्ञाबंत तथा प्रातिपदिक दोनों प्रकार के शब्दों से आगे कहे जाने वाले स्त्री प्रत्यय होने चाहिए, क्योंकि ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार आ रहा है। परंतु वास्तविकता यह है कि गी और आप आदि प्रत्ययों का विधान स्त्रियाम इस अधिकार के अंतर्गत आने वाले सूत्रों से ही होता है। अतः स्त्रियाम अधिकार में आने वाले जितने भी प्रत्यय विधि करने वाले सूत्र हैं उनमें ज्ञाबंत, इसका अनुसंधान नहीं होगा, संलग्नता नहीं होगी, इसका उपयोग हमें नहीं करना है, केवल मात्र प्रातिपदिक का ही उपयोग करना है। आकर के बैठेंगे ज्ञा प्रातिपदिका, पर ज्ञा बैठे ही रहेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी सक्रियता रहेगी वो प्रातिपदिक के लिए रहेगी। अब आपके मन में सहज प्रश्न होगा कि ऐसा कैसे, अनुवृत्ति में ज्ञाप और प्रातिपदिक दोनों एक साथ आ रहे हैं और हम प्रातिपदिक का ही ध्यान रख रहे हैं, दोनों का ध्यान रखा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आपको पुलिस या सेना का स्मरण करना पड़ेगा। सेना का कोई अफसर अथवा पुलिस का कोई अफसर हमारे घर में अतिथि बनता है तो स्वागत वगैरह की सारी औपचारिक क्रिया उस ऑफिसर को ही होती है। उसके साथ आया हुआ, उनके वाहन को लेकर के आया हुआ, उनको एस्कॉर्ट करके लाया हुआ जो भी सज्जन है वो बस ज्ञाप की तरह बैठा रहता है,
न उसको चाय पानी दिया जाता है, न उसको कोई सैल्यूट भरता है। सारा व्यवहार प्रातिपदिक रूप ऑफिसर के साथ ही किया जाता है। तो सेना और पुलिस में, राजनेताओं में, व्यापारिक जगत में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई है कि भाई आएंगे तो अकेले ऑफिसर तो आ नहीं सकते, उसको लाने वाला तो कोई चाहिए, एस्कॉर्ट करने वाला तो कोई चाहिए। तो लोक व्यवहार में जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था भी कभी कभी शास्त्र में आ जाती है। तो अष्टाध्यायी रूपी मशीन में भी ये व्यवस्था रख दी गई कि ज्ञाप बैठा रहेगा, सारी आवभगत प्रातिपदिक को होगी। सब जगह ऐसा नहीं होगा, केवल स्त्रियाम इस सूत्र के अधिकार के नीचे ही होगा। जैसे ही स्त्रियाम का अधिकार पूरा हो जाएगा, ऐसे ही प्रातिपदिक का जितना महिमा है उतना ही की अंत का और आप अंत का होगा। तो व्यवहारिक जगत में भी ऐसा है कि आतिथ्य वगैरह पूरा हो गया, वापिस जा रहे हैं, अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए, तो फिर ऑफिसर और एस्कॉर्ट करने वाले अथवा ड्राइवर वगैरह एक परिवार के रूप में आ जाते हैं। सब मिल करके चाय पानी करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो देखो, व्याकरण शास्त्र में समाज में प्रवर्तित कैसे कैसे व्यवहारों का किस किस जगह पर उपयोग कर दिया गया है, ये भी हमको देखते रहना है, अनुभव करते रहना है। अब पहला सूत्र है स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय करने वाला अजाद्य तष्टा, और इसका प्रवृत्ति क्षेत्र काफी विस्तृत है। अजाद्यतः एक पद है, टाप दूसरा पद है। अजाद्यतः में दो पद है, अज आदिर एशाम ते अजादय, दूसरा शब्द है अथ। दोनों का द्वंद्व समास होकर के अजाद्यतः बना है, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो अज आदि रेशाम ते अजादय है, ये बहुब्री समास है, और अजादयश्च अथ च ये द्वंद्व समास है। ये अजादय शब्द गण का वाचक है। पाणिनि ने गणपाठ नाम से एक स्वतंत्र परिशिष्ट एनेक्स्चर अष्टाध्यायी का बनाया है, और उस गणपाठ में शब्द रूपों का गण बना दिया। उस गण में जो पहला पद रखा, उस पहले पद के साथ आदि शब्द का बहुब्री समास करके जो शब्द बनाया, वो शब्द उस गण की संज्ञा है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी में जब भी अजादि बोलेंगे, अज है आदि में जैसी जिसके, तो हमें गणपाठ की शरण में जाना पड़ेगा और वहां देखना पड़ेगा कि कितने शब्दों के आदि में अज शब्द रखा है। अज शब्द का अर्थ है बकरा, उस शब्द के पीछे ईड़ क इत्यादि कई शब्द रखे हुए। तो जिस व्यक्ति को गणपाठ का पता नहीं है, गणपाठ की जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति अजादि शब्द से कुछ नहीं समझ सकता। इसलिए वृत्ति ग्रंथों में कुछ आचार्यों ने अजादि गण को इस सूत्र के अर्थघटन के प्रसंग पर याद कर लिया, उठा करके उसका संकीर्तन कर दिया गया। काशी का वृत्ति आदि में ऐसा ही है। तो इस तथित प्रकरण में ऐसे बहुत सारे गण आएंगे, तो कभी उन गणों का हम दर्शन भी कराएंगे
और इस बात को और गहराई से समझाने का प्रयत्न करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि आजादी एक शब्द नहीं है, अनेक शब्द है। सूत्र का अर्थ है अजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, और अत मतलब अकारांतेभ्यः स्त्रियाम टाप प्रत्ययः भवति। अब इस अथ को देखते ही कुछ प्रतिभागियों के मन में एक आंदोलन हो गया होगा। किस प्रकार का विचार का आंदोलन? कि अ के साथ त लगाया हुआ है, इसलिए ह्रस्व अ का ही ग्रहण होगा। इसको और थोड़ा विस्तार से मैं कहूं तो अष्टाध्यायी में जब भी आचार्य पाणिनि अ कहेंगे तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित सानुनासिक निरनुनासिक 18 प्रकार के अ का ग्रहण हो जाएगा। पर उस अ के साथ त लगा देंगे तो अ ह्रस्व है, तो ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित, सानुनासिक और निरनुनासिक, ऐसे कुल मिलाकर के 6 प्रकार के अ का ही ग्रहण होगा। तो ये टेक्निक है जो पाणिनि अष्टाध्यायी ने अजमाई है अपने सूत्रों में। इस टेक्निक का आविष्कार भी पाणिनि की मेधा बुद्धि का ही परिणाम है। हमारे सामने वो टेक्निक अपने अध्येता स्पष्ट रूप से कह देते हैं, इसलिए हमको इसमें कुछ महिमा नहीं दिखाई देता है। पर पाणिनि के समय में, पाणिनि की स्थिति में आप पहुंच जाइए तो उन्होंने कैसे अपने दिमाग में से ये टेक्निक का विकास किया होगा, इस टेक्निक को आकारित किया होगा, तब जाकर के हमें पाणिनि की महत्ता का अनुभव होगा। तो अज शब्द अजादि गण में है, उससे टाप प्रत्यय हो गया, शब्द बनना अजा। एड़क अजादि गण में है, टाप प्रत्यय हो गया, शब्द बना एड़का। कोकिल शब्द अजादि गण में है, टाप प्रत्यय हो गया, शब्द बना कोकिला। कृष्ण ये अकारांत शब्द है, कृष्ण मतलब काला। इस अकारांत प्रातिपदिक से भी टाप प्रत्यय होकर के कृष्णा बन गया। श्वेत का श्वेता इत्यादि। इसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया के लिए अभी हम थोड़ा धैर्य रखेंगे, इसलिए सीधा ही आगे बढ़ जाते हैं। स्मर्तव्य है कि अजंत तथा हलंत के रूप में प्रातिपदिकों के 2 प्रकार हैं। ये ओवरऑल व्यू हम देख रहे हैं, विहंगम दृष्टि। जितने भी प्रातिपदिक हैं या अजंत होंगे या हलंत होंगे, एक बात। इसमें जो अजंत है उनमें से अधिकतर आकारांत शब्दों से ही स्त्री प्रत्ययों का विधान किया गया है। इस सूत्र में भी अत शब्द का निर्देश करके अकारांत शब्द से ही स्त्री प्रत्यय का स्त्री प्रत्यय के रूप में टाप प्रत्यय करने की सूचना दी गई। इस व्यवस्था के चलते अतः की अनुवृत्ति पूरे स्त्रियाम अधिकार क्षेत्र में रहती है। एकदम प्राथमिक रूप से हम कह दें तो स्त्री प्रत्यय अकारांत शब्द को होंगे, परंतु यह सामर्थ्य के अनुसार प्रवर्तित होती है। अर्थात अकारांत के अतिरिक्त जहां कहीं किसी भी सूत्र में हलंत प्रातिपदिकों से यदि कोई स्त्री प्रत्यय का विधान किया गया है तो वहां अतः पद की उपस्थिति होते हुए भी सूत्रार्थ में उसका उपयोग नहीं करना है। ऐसे ही
उकारांत शब्द से भी यदि कोई बात कही हो, कोई प्रत्यय कहा हो, तो भी अतः की अनुवृत्ति आने के बावजूद भी उसको ध्यान में नहीं लेना है। सूत्र में उकार का निर्देश किया है तो उकार को ही याद रखना है, उकारांत प्रातिपदिक को ही याद रखना है। तो आगे के उदाहरण पढ़ेंगे तो ये बात स्पष्ट होगी, पर ये आपको स्मरण में रखना है। अब सूत्र आया ऋण्येभ्यो गिप। ऋण्येभ्य पंचमी बहुवचन, गिप प्रथमा विभक्ति एकवचन। ऋतश्च नाश्च इति ऋन्नाः बहुवचन है, इसलिए त्रितर्द्वंद समास है। देखिए, स्त्रियाम प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है, आतः की भी अनुवृत्ति है, परंतु ऋकारांत और नकारांत, ऋकारांत और नकारांत, इनका संदर्भ होने से यहां अतः की अनुवृत्ति का प्रसंग नहीं बनता। बाकी प्रवाह से अतः की अनुवृत्ति आ ही रही है। सूत्रकार से ऋकारांतेभ्यः नकारांतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियाम गिप प्रत्ययो भवति। ऋकारांत शब्दों से और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में गिप प्रत्यय होता है। ऋकारांत शब्द में कर्तरी शब्द है, उससे ई प्रत्यय हो गया तो शब्द बनता है कर्तरी। नकारांत शब्दों में दंडिन शब्द है, गिप प्रत्यय हो गया दंडिनी, स्वामिन, स्वामिनी। इस प्रकार से ऋकारांत और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में गिप प्रत्यय होता है। इस सूत्र के अनुसंधान में आप कह सकते हैं, आपको एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है कि संस्कृत में स्त्रीलिंग में एक भी ऋकारांत पद नहीं है, क्योंकि जो भी ऋकारांत पद होगा उसको इस सूत्र से गिप प्रत्यय हो जाएगा। तो कर्त्री, भर्त्री, हर्त्री, सवित्री, सवित्री में ऋकारांत शब्द है, यदि उसको स्त्रीलिंग में ले जाना है तो सवित्री शब्द बनेगा, सावित्री शब्द की तरह। पर यदि सवित्री ऋकारांत शब्द है तो वो पुल्लिंग में रहेगा, इसलिए सविता शब्द पुल्लिंग में है। धीरे धीरे ये बात और स्पष्ट होगी, ये थोड़ा समय ने निर्देश कर दिया है। फिर एक सूत्र आया उगितश्च। उक इत यस्य स उगित, उक प्रत्याहार है, रिल आई उन रिल रिक, अ निकल गया, ई निकल गया, उ री और री, तीन स्वर शब्द आ गए, इसमें तीन स्वर आ गए, उ री और री। उसकी इत संज्ञा जहां होती है उसको उगित कहते हैं। ये सूत्र कहता है उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गिप प्रत्यय भवति। उगित प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गिप प्रत्यय होता है। उगित का मतलब है या तो उकीत संज्ञा हुई हो, या तो री की संज्ञा हुई हो, या तो री की संज्ञा हुई हो। ये धातु में भी होगा, रिदंत में भी होगा और सुबंत में भी होगा। तो भवतु ये गणपाठ में पड़ा हुआ शब्द है, उसमें ऊ की संज्ञा हो जाती है, शब्द बनता है भवत। पुल्लिंग में रहता है तो भवत का भवान, भवंतो, भवंतः रूप बनता है। पर यदि इस भवत शब्द के संदर्भ में स्त्रीत्व की विवक्षा की तो उगित होने के कारण इस सूत्र से गिप प्रत्यय हो जाता है और शब्द बनता है भवती।
तो भवत पुल्लिंग का शब्द और भवती स्त्रीलिंग का शब्द। पच धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के पचत शब्द बनता है। क्षत्रि में रीकित संज्ञा हुई है, इसलिए पचत रिदित है। रिदित होने के कारण पचंती, यहाँ ई गीप प्रत्यय का ई है स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में पचत का पचत रहेगा तो रूप बनेंगे पचन, पचंतौ, पचंतः। स्त्रीलिंग में इस पचत से गीप प्रत्यय होकर के शब्द बनेगा पचंती। अब आपकी आंखें देख सकती हैं कि पचत से गी प्रत्यय करेंगे तो पचती बनना चाहिए, ये बीच में न कहां से आ गया? तो ये गी प्रत्यय के कारण नुम आगम होता है। ये प्रक्रिया भी सीखनी बाकी है, वो सीखेंगे तब पता चलेगा कि किस किस जगह पर हमको नुम अर्थात न रखना होता है। तो अजा व्यतः एक सूत्र पढ़ा हमने, ऋण्यभ्योगी दूसरा सूत्र पढ़ा, गीतस्य तीसरा सूत्र पढ़ा। ये तीनों सूत्र बहुत व्यापक हैं। इन तीनों सूत्रों से बनाए हुए स्त्रीलिंग के रूप संभाषण में बहुत अधिक रूप से उपयोग में आते हैं, इसलिए आज इतना ही रखेंगे। अब इसके आगे पिछले पाठ के अनुसंधान में एक बात कहनी है। अब आगे जितने भी हम पाठ करेंगे उन पाठों में इसी प्रकार से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध रहेगा। पाठ के शुरुआत में मैंने कहा था कि हम चौथे अध्याय में पहुंचे हैं तो दो हाथ वाले हो गए हैं। एक हाथ में धातु से निष्पन्न होने वाले प्रत्ययों की राशि है हमारे, और दूसरे हाथ में आज से ही ज्ञंत, ताबंत, प्रातिपदिक से सिद्ध होने वाले शब्दों की एक एक बूंद हाथ में आनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे दोनों हाथों में शब्द राशि की संपन्नता बढ़ती जाएगी। इसलिए इस पाठ के आगे सुबंत रूप सिद्धि की प्रक्रिया के संदर्भ में भी विचार करते रहेंगे, एक एक बिंदु का विचार करते रहेंगे, और तिगंत रूपों की, कृदंत रूपों की रूप सिद्धि प्रक्रिया के संदर्भ में भी एक एक बिंदु का विचार करते रहेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप थोड़े ही दिन में आपके दोनों हाथों में बहुत सारी शब्द राशि उपलब्ध हो जाएगी। तो पिछले पाठ में हमने पठती की रूप सिद्धि प्रक्रिया की थी और उस समय यही स्लाइड थी, तो मेरे को इसमें से कुछ पढ़ना नहीं है, केवल मात्र आपको दर्शन कराने हैं, पुनः स्मरण कराना है। तो एक प्रक्रिया ये थी, एक स्लाइड धातु संज्ञा के फल के रूप में धातुओं के अधिकार के नीचे वर्तमान लट से लट प्रत्यय आ गया। इत संज्ञा लोपादेश और अदर्शन करके पठ ल बचा। लह कर्मणि से ल को कर्तार्थ में कह लिया। विभुत्पत्ति की प्रक्रिया हो गई तो ल के स्थान में तिप आ गया। प की पूर्ववत हलंत्यम से संज्ञा लोपादेश और अदर्शन हो गया तो पठ प्लस ती बचा। तिंगिशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हुई ती की सार्वधातुक संज्ञा और लह कर्मणि से ती कर्ता अर्थ में होने के कारण कर्तृ शब्द से पठ प्लस सब प्लस ती, शब्द में से बाकी रहा अ और रूप बन गया पठती। ये हम रूप सिद्धि देख चुके। अब पठ धातु के वर्तमान काल में नौ रूप कैसे बनेंगे? पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामा। अब मैंने आपके सामने संक्षिप्त से प्रक्रिया रखी है।
पठति में पठ धातु शप प्रत्यय ती प्रत्यय पठति। पठ धातु शप प्रत्यय तस प्रत्यय, तिप की जगह पर द्विवचन में तस आ गया, रूप बना पठत। बहुवचन में जी आ गया, हुआ अंति पठंती। पठ प्लस अ प्लस सिप पठति की तरह ही पठसी, पठथ पठथ। इन रूपों को आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? इस पठत में एक कार्य बड़ा, रुत्व विसर्ग। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे संक्षेप से। पठंती में जी के स्थान में अंति हो गया, अंतादेश हुआ। पठसी 100% पूर्ववत है, पठती की तरह। पठत में रुत्व विसर्ग हुआ, जो पठत में हुआ था। पठथ पूर्ववत है 100%। पठ धातु शब्द का अ और थ प्रत्यय पठत बन गया। और उत्तम पुरुष में अदंत अंग को दीर्घादेश, ये 3 प्रक्रिया हमको ध्यान में रखनी है। रुत्व और विसर्ग के संदर्भ में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ी व्यापक प्रक्रिया है। तो ध्यान रखने के लिए 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु है पद संज्ञा। रुत्व विसर्ग का जब भी संदर्भ आएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है? पद संज्ञा। फिर पद संज्ञा के फल को लेने के लिए हमें पदस्य के अधिकार में जाना है। 8(1)(16) के नीचे जाना है। वहां हमको एक सूत्र मिलेगा, रू आदेश करने वाला, सस जुसो रू। रू आदेश हो गया तो इत संज्ञा, लोपादेश और आदर्शन, रू में से ऊ चला जाएगा, बाकी रहेगा र। फिर अवसान संज्ञा करनी है, उसके लिए सूत्र है विराम अवसानम। और अवसान संज्ञा का फल मिलता है खर अवसान और विसर्जनीय। ये पैकेज है सुबंत रूप सिद्धि की प्रक्रिया के लिए भी और तिगंत रूप सिद्धि की प्रक्रिया के लिए। ये दोनों जगह पर कॉमन है। पद संज्ञा होती है सुप्तिगंतम पदम सूत्र से। इस सूत्र को हम पढ़ चुके हैं। सुप जिसके अंत में है, तिप जिसके अंत में है, उसकी पद संज्ञा है। 21 प्रत्यांत शब्दों की पद संज्ञा, तिंग 18 प्रत्यांत शब्दों की पद संज्ञा है। पद संज्ञा के फल के रूप में पदस्य ऐसा एक अधिकार है 8(1)(16) में। उस अधिकार के नीचे एक सूत्र आएगा सस जुशोर। उसका अर्थ है पद के अंत में आने वाले सकार दंत्य स, वो रू आदेश होता है। तो स अंत वाले शब्द कितने, उसकी गिनती हम नहीं कर सकते, असंख्य है। उसके साथ एक शब्द रख दिया सजुस, उस सजुस को भी रू आदेश हो जाता है। तो पूरे सजुस को रू नहीं होगा, जो मूर्धन्य श है उसको रू हो जाएगा। तो सजुस की बात तो अभी हम अलग रखते हैं। सकारांत स अंत में, जिस पद के अंत में स आएगा, हलंत स आएगा, तो उसको रू हो जाएगा। रू हो गया तो र में जो ऊ है उसकी उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप और आदर्शनम लोप से आदर्श। ये पैकेज तो हम वारंवार कितनी बार सुनकर के आए। फिर होगी अवसान संज्ञा। इसको करने वाला सूत्र विराम अवसानम, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले अध्याय के 4थे पाद में। विराम की अवसान संज्ञा होती है, ये अवसार नहीं, अवसान संज्ञा होती है। ये भी सुधार करके आपको मैं भेजूंगा। तो जब जब विराम लेना होगा तो अवसान संज्ञा करेंगे, और जैसे ही आप अवसान संज्ञा करेंगे तो आपको फल मिलेगा। फल देने वाला सूत्र है खर अवसान और विसर्जनीय। इस सूत्र का अर्थ है खर के पर में रहते, तो खर प्रत्यार है,
और अवसान संज्ञा होने पर आगे के विधि में सकार के स्थान में विसर्जनीय आदेश होता है। विसर्जनीय पाणिनि का प्रयुक्त शब्द है, वर्तमान में हम उसके लिए विसर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही अवसान संज्ञा हुई और उस अवसान संज्ञा में यदि आपको सकारांत दंत्य स अंत में है जिसकी ऐसा कोई भी शब्द मिलेगा तो उसका विसर्ग हो जाएगा। ये सकार जरा भूल से लिख दिया गया है, रकार के स्थान में, र के स्थान में विसर्जनीय होता है, क्योंकि स के स्थान में तो रू आदेश कर दिया, रू में से र बाकी रहा, उस रकार के स्थान में विसर्जनीय आदेश हो जाता है। स्मर्तव्य है कि रुत्व विसर्ग का कार्य सुबंत तथा तिगंत सभी पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया में होगा। जैसे कि तिगंत में पठ प्लस अ प्लस तस, स को रू हुआ, रू में से र बाकी रहा, विसर्ग हो गया पठतः, पठथः, पठावह, पठामह, सब जगह पर ये रुत्व विसर्ग वाली प्रक्रिया चलेगी। राम इस प्रातिपदिक से सु और जस 21 प्रत्ययों में से पहला प्रत्यय सु हो गया, उसमें बाकी रहा स, पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा के फल के रूप में रू आदेश हो गया, रू में से र बाकी रहा और र को विसर्ग हो गया, राम। तो ये रुत्व और विसर्ग एक पैकेज है। जैसे हम 3 स्टार 5 स्टार होटल में कमरा बुक कराते हैं तो ब्रेकफास्ट जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जैसे ही हमको कोई कह दे कि आपके निवास के लिए हमने 3 स्टार होटल में 5 स्टार होटल में व्यवस्था की है, तो उस पैकेज में रुत्व विसर्ग आ जाता है, उसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसे ही आपको 3 स्टार 5 स्टार होटल रूपी रूप सिद्धि की प्रक्रिया में रुत्व विसर्ग ब्रेकफास्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट्री की तरह प्रोवाइड करना है। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना है, उसको पैकेज के रूप में ही रखना है। और 2 बातें, अंतादेश के लिए एक सूत्र है जोन्तः, इसका अर्थ है ज के स्थान में अंत आदेश होता है। तिबादी जो 18 लकार आदेश है उसमें से परस्मयी पद अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय जी है और आत्मनेपद अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय ज है। इन दोनों के स्थान में अंत हो जाता है, जी बन जाता है अंति और ज बन जाता है अंत। परंतु ये उत्सर्ग शास्त्र है, इसके अपवाद के रूप में हम पिछले पाठ में ही जेर जुस इत्यादि सूत्रों को पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा, अदंत अंग को दीर्घादेश, इसके लिए एक सूत्र है अतो दीर्घो यही। अकारांत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातु के पर में रहते। अंग संज्ञा से हम परिचित हो गए। यह प्रत्याहार है, हय वरट ह य से शुरू होगा, जभय तक चलेगा। और सार्वधातुक संज्ञा से भी परिचित हो गए। तो अकारांत अंग हो, यह आदि सार्वधातुक प्रत्यय पर में हो तो अकारांत अंग को दीर्घ हो जाएगा। तिबादी 18 लकारों के संदर्भ में बात विचारें तो परस्मयी पद में मिप वस मस ये आदि प्रत्यय है 3, उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। आत्मने पद में उत्तम पुरुष में वही और मही ये 2 ये आदि प्रत्यय, अर्थात
त्रिपादी 18 रूपों में 5 स्थान ऐसे हैं, मिप वसमस और वही मही, जहां सार्वधातुक प्रत्यय पर में रहते अकारांत अंग को दीर्घ हो जाए। उदाहरण है पचामी, पचावह, पचामह। पच धातु आत्मनेपदी भी है, इसलिए पचते, पचेते, पचनते, पच से, पचे थे, पचत्वे, पचे, पचावहे, पचामहे। तो च पच धातु शब का अप्रत्यय और मी प्रत्यय के पर में रहते पच प्लस अ, प च, उसकी अंग संज्ञा हुई। तो शब का अ च में आ गया, पच बना, वो पच अदंत अंग है, उस अदंत अंग को दीर्घ हो गया, तो पचामी, पचावह, पचाम। जहां अंग अदंत नहीं होगा वहां ये सूत्र उपस्थित होगा तो भी लागू नहीं पड़ेगा। तो इस सूत्र की उपस्थिति अदंत अंग में लागू पड़ेगी। इसलिए ती अत्तः अदंती, सी अत्थः अत्थ, अदमी अदवह अदमः। अद धातु के वर्तमान काल के रूपों में शब प्रत्यय आता जरूर है, पर उसका लुक हो जाता है। हम सूत्र पढ़ चुके हैं, अदि प्रवृत्तिभ्यः शपः। तो शब चला जाता है तो अ नहीं रहता, अ नहीं रहता तो अद दकारांत अंग रहता है, दकारांत अंग हुआ, अदंत अंग रहा नहीं, तो दीर्घ का प्रसंग भी नहीं आएगा। इस तरह से आपको अब पैकेज वाले रूप सिद्धि प्रक्रिया के छोटे छोटे बिंदु प्रत्येक पाठ के अंदर पढ़ने, और यह स्थिति अब आपको अपने दोनों हाथों में एक तरफ सुबंत रूपों की शब्द राशि का भंडार खड़ा करती जाएगी, और दूसरी तरफ से तिगंत रूप सिद्धि की, तिगंत शब्दों की राशि की वृद्धि करती जाएगी। तो इस प्रक्रिया से अब हम प्रतिदिन आगे के पाठ को पढ़ेंगे। आज इसी निवेदन के साथ सबको सादर प्रणाम करते हुए, शुभकामना देते हुए पाठ को विराम देते हैं। धन्यवाद।